हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी जो है यूपी डेट 2022 का सिलेबस जो है स्टार्ट कर रखा है। केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह बन रखी है। आज से मैं गणित का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गणित में क्या होगा कि मैं पहले आप लोग को सिलेबस बता देता हूँ, गणित का सिलेबस क्या क्या, और आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या क्या बनानी, कैसे आप लोग को पढ़ना है। नोट्स वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप अभी तो मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं बनाऊँ, बट देखिए बना लूँगा अभी। बट अभी क्या, अगर आपको अभी भी चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इजीली आप लोग का मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरी वगैरह होती है पूछ भी सकते हैं, और अपनी नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अच्छा। तो ये बात करते हैं, ये देखिए यूपी डेली 2022 का जो सिलेबस है वो क्या है, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु की बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो संख्या एवं संख्यात्मक बोध है। अंकों का ज्ञान करना है और स्थानीय मान ज्ञात करना है। बच्चों वाला खेल है, बहुत ईजी कोई मैथ है, आप लोग का बहुत कुछ है नहीं, 5 स्टैंडर्ड तक के मैथ है। और यहाँ पर गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ ज्ञात करनी है, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएँ, ये भी मुझे क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे देखिए अगले चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में क्या होता है, दशमलव संख्या की अवधारणा है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों की स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, अपवर्तक विभाजक अपवर्त गुणज समावर्तक एवं समावर्तक की अवधारणाएं भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक अवधारणाएं, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ भी जानना है। अच्छा, प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। नॉर्मल्स है, प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत और प्रतिशत ज्ञात करना। और अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ के द्वारा निरूपण करना। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध करना, इनका जोड़ घटाना भी है। तल तलखंड बिंदु रेखा वक्र रेखाखंड किरण कोण की संकल्पना भी हमें पढ़नी है। पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश 90 अंश और 120 अंश के कोण को बनाना भी सीखना होगा, जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा। और ऐसे बताऊंगा ना, जैसे कि अगर जो कभी भी मैथ नहीं पढ़ा होगा ना वो भी इतनी अच्छे से सीखेगा। अगर नहीं सीखेगा ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चैनल पे आप लोग अनलाइक करके चले जाना। ठीक है, बस क्या करना कि एक बार विजिट तो करना, लास्ट तक चीज़ों को देखना। तो अगर नहीं समझ में आए तो जो मन करे करना। कोणों के प्रकार हमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण पढ़ना है। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा अंगों की जानकारी, परिमित का अर्थ भी पढ़ना। देखिए सारी चीज़ों को चाहूँ तो एक दिन 1 घंटे का खेल नहीं है, ये एकदम बच्चों जैसा मैथ है। बट मैं करूँगा क्या कि पहले आपके चैप्टर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर जो भी आप लोगों को उस पर क्वेश्चन वगैरह रहेंगे क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा, और फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है मेरा संख्या था। संख्या क्या होती है, संख्या की बात करें तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी बात करें, आपके सामने कई सारी चीज़ें रखी गई हैं, अगर आपको उसको काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसे करेंगे ना। तो वही क्या हो गया, वो संख्या। ठीक है, ऐसी शब्द जिससे कि वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसको संख्या कहते हैं। बेसिकली बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारे क्या है, संख्या है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और मैं आप लोग को एकदम क्लियरिफाई करके कुछ अपना डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ जो मैंने नोट्स बनाया उसका बता ही रहा हूँ, तो जो अच्छा लगे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर बेसिकली होता क्या है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जिस संख्या को एक काउंटिंग नंबर जो कॉल्ड है नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या जिसको गिन सके, जिसकी गिनती की जा सके, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और ये 1 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑलवेज धनात्मक होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी संख्याओं की बात करूँ तो पूर्ण संख्या, जिसको कि होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित करने पर क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या का समूह बनता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये भी मतलब सिर्फ पूर्ण संख्या में क्या इंक्लूड हो जाएगा, 0। जब तक 0 नहीं रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या को कैपिटल W से दर्शाते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या करते चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अच्छा। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक की बात करें तो इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स, मतलब कि पूर्णांक कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा जो लिखा हूँ वो भी देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या बन जाती है। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले जीरो लिखेंगे, फिर इस साइड यहाँ पे आप लोग राइट साइड में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 मतलब कि पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, निगेटिव नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा कोई डाउट्स नहीं आ रहा है ना आपको? देखिए बहुत ईजी है चीज़ें, कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करते चलिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। रिप्रेजेंटेशन भी लिखते चलिएगा, कैपिटल आई से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल आई दिख जाए उसका मतलब क्या है, वो इंटीजर्स है। अच्छा आगे चलते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं तो आप लोगों को बचपन से ही पता होगा, कुछ पता हो ना पता हो ये पता होगा। दो से विभाजित संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या। ऐसी संख्या जो दो से कट जाए उसको सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 15 16 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, विषम संख्याएं की बात करें, ऑड नंबर की, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख पा रहा होगा, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब संख्याएं क्या है, एक्सेट्रा ETC, ये सब क्या है, मेरा विषम संख्या है। ठीक है, अच्छा इन सब चीज़ों को नोट करते चलिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या को जिसको कि क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिट नंबर बेसिकली होते क्या ना, कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। नहीं याद होगा ना, छोड़ दीजिए, मत याद कीजिए, मैं बताता हूँ। भाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर किए जा सकते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। लिख लीजिए, ये हमेशा काम देगा और याद भी हो जाएगा। फिर से मैंने क्या बोला, ऐसी संख्याएं जिसको दो से अधिक फैक्टर कर सके, ऐसी संख्याएं जिसका दो से अधिक फैक्टर कर सके उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं 4 का फैक्टर करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 1 2 और 1 1 1। इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 1, मोर देन 2 हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिए दूसरी क्या करें, अगर मैं यहाँ पे देखिए फिर से अगर मैं 2 पे जाऊँ, 2 पे जाऊँ तो 2 क्या भाज्य संख्या है, देखिए 2 1 2 1 1 1 कितने हुए, 2 ही हुए, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या है, इसी में अभाज्य संख्याओं को भी देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, 2 से अधिक को भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए अगला, ऐसे देखिए अगला ढेर सारे एग्जांपल 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, आप चेक कर सकते हैं। 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 1, 6 का हो जाएगा। 8 की बात करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, मोर देन 2 मतलब भाज्य। ठीक है, ओनली 2 मतलब प्राइम। ठीक है, मतलब अभाज्य। बस बेसिकली इजी तो है यार। अब ये देखिए इतनी बड़ी डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है, अगर याद कर पाते हैं, याद है तो बहुत अच्छा है। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ये याद लिखना। ठीक है, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर्स क्या है, मेरा 2 है। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक डेफिनेशन और बताया था ऊपर कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 गुणनखंड किए जा सके उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए 2 का करेंगे जाएंगे तो हम 2 का बता भी चुके हैं, 2 का क्या होगा, 2 गुणे 1 ही, ओनली 2 फैक्टर है ना, ये अभाज्य संख्या है। 3 गुणे 1 ही होगा, अभाज्य संख्या है। 5 क्या होगा, 5 गुणे 1 होगा, अभाज्य संख्या है। 7 क्या होगा, 7 गुणे 1 होगा, अभाज्य संख्या है। 11 क्या होगा, 11 गुणे 1 होगा, अभाज्य संख्या है। 13 क्या होगा, 13 गुणे 1 होगा, अभाज्य संख्या ना। तो ऐसे देखिए 15 पे जाएंगे, 3 5 15 गुणे 1 मतलब ये भाज्य संख्या हो गया। 16 पे जाएंगे तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 17 पे जाएंगे 17 गुणे 1 अभाज्य संख्या। 19 पे जाएंगे अभाज्य संख्या। यहाँ पे आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि बहुत ईजी है चीज़ों को चेक करना, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। अभाज्य संख्या है जिसका केवल 2 फैक्टर हो, भाज्य संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगला चलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जहाँ पे क्या हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऐसी संख्या है जिसको पी बटा क्यू के रूप में क्या करते हैं हम लिख सकें, बट क्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। बट कभी भी अगर गलती से भी 3/0 आ गया तो क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि हर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर मैं 0 पूछूं परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हर 0 नहीं होगा। बस बहुत सिंपल है चीज़ें। अब अपरिमेय संख्याओं को जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे देखिए जो मेरा अंडर रूट का जितने भी फॉर्मेट होते हैं, √5 हो गया, √8 हो गया, √15 हो गया, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पाई भी मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वगैरह का डेफिनेशन आप डेसिमल के एक्सटेंशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। बहुत ईजी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो संख्याओं का बोध। यहाँ पे देखिए संख्याओं का बोध क्या होता है, संख्याओं के यहाँ पे देखिए संख्याओं के जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। मतलब संख्याओं को जिस संकेत के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 जो पद्धति है इसकी, एक भारतीय संख्यांक पद्धति, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति और रोमन संख्यांक पद्धति। भारतीय संख्यांक पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे थे तो, जिसको कि हिंदी की गिनती कर देते हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ऐसे आप लोगों ने बच्चे जब थे 5 में थे, 4 में थे, अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी तो LKG का बच्चा भी भैया 1 लिखो, एक नहीं कहते, एक गंदे बच्चे कहते हैं, हमें 1-2 पढ़ना है। मम्मी ऐसे सिखाती हैं अभी के बच्चों को। पहले के बच्चों, हम लोग जब पढ़ते थे तो कैसे मम्मी सिखाती थी, बच्ची 1 लिखा ऐसे लिखा, 2 लिखा ऐसे लिखा, 3 लिखा ऐसे लिखा, तो ऐसे बताते थे हम लोग को। बट यही चीज़ें हैं कि क्या कर, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति का यूज कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 जो आप लोग पढ़ते हैं, बच्चे को लिखना भले ना आए लेकिन 1 2 पढ़ना आता है, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। अब रोमन संख्यांक पद्धति, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण जो रोमन नंबर है, L को हम 15 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D को 500 कहते हैं और M को क्या करते हैं, 1000 कर सकते हैं। ठीक से याद कर सकते हो। LCD आप लोगों ने देखा होगा, LCD वगैरह, तो वहाँ पे L से मेरा क्या हो जाएगा 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 500, 500 के बाद 1000। ये चीज़ें पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, 1 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अंकों का ज्ञान, मतलब कि जो हमें अंकों का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ नंबर्स, मानव को अपनी वस्तुओं को गिनने और वस्तुओं की संख्याओं को लिखने या लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ी। आज भी छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने, घटाने आदि क्रियाओं को हम अंगुलियों की सहायता से करते हैं। इसलिए मानव हाथ को डिजिटल कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। डिजिटल का अर्थ होता है अंगुली, इसका अर्थ गणित भी होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि अंक, संकेत, संख्यांक तथा इसमें प्रयुक्त अंकों का विकास हमारी उंगलियों की सहायता से हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें देखिए बहुत इजी बेसिक चीज़ें हैं कि पहले कैसे लोग गिनते थे, अभी आज भी गिनते हैं। अगर 5 रुपये है भैया, मम्मी गई दुकान पे, 5 रुपये का सामान, मान लीजिए 100 रुपये दी, 90 रुपये का सामान लिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अंगुली 10, 2 अंगुली 20, 3 अंगुली 30, 4 अंगुली 40। अगर 10 रुपये का सामान ली तो 1 अंगुली 1, 2 अंगुली 2, 3 अंगुली 3, ऐसे काउंट करती है ना। बहुत देखिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ के आ रखा है वही चीज़ें हमें BTC में पढ़ना है। बहुत ईजी है, कोई कुछ भी बोले BTC में बैक लगता है, ये होता है, मतलब मारो गोली इसको, इतनी ईजी सिलेबस है यार बच्चों वाला, जब नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, यही सब होगा ना। देखिए, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और जो मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ ना, इसको जाया मत होने दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो तो उसको क्या क्षमा करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। संख्याओं का ज्ञान, जैसे कि देखिए आप लोगों ने संख्याओं का ज्ञान इजीली जान ही रखे होंगे कि ये क्या होता है, इकाई। जैसे कोई भी नंबर को, ऐसे मान लीजिए ये ढेर सारे नंबर हो गए, यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे ही तो काउंट करते थे, यही तो संख्याओं का ज्ञान है। देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया। इसको स्लो मोशन में बताने की ज़रूरत है क्या, इसको बहुत बच्चों की तरह समझाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। आप लोग खुद ही बोलेंगे कि भैया इतनी स्लो मत बताइए, नहीं तो पागल हो जाएंगे, इसलिए मैं इतना तेज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
तो ये संख्याओं का ज्ञान हो गया। जैसे ढेर सारी संख्या जैसे भी काउंट करना होगा, यहाँ पे देखिए 1 करोड़ की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हो ईजिली। अब देखिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है, और प्लेस वैल्यू बहुत ईजी है, आप लोग को निकालना आता भी होगा। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखिए 325 में अगर मैं मुझे 5 का स्थानीय मान पूछे तो कैसे कर सकते हैं। देखिए अब मैं 325 का ही दिखा देता हूँ। देखिए 325 है, अगर मुझे इसका स्थानीय मान तो 5 गुणे 1 5 हो गया, इसका स्थानीय मान 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10। कौन सा प्लेस हो गया, इकाई प्लेस ये था, दहाई प्लेस ये, मतलब कि क्या हो गया, दहाई मतलब 10 ना, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे सैकड़ा प्लेस की बात करूँ 3 गुणे 100 हो जाएगा। बस इजी तो है, बस जितना भी दे, अगर 1000 होता तो यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो 4 गुणे 1000 हो जाता। बस ऐसे स्थानीय मान क्या कर सकते हैं हम, इजी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए स्थानीय मान निकालने का। यहाँ पे देखिए 5863 है, जिसमें 3 का स्थानीय मान मुझे ज्ञात करना है। तो 3 का स्थानीय मान इजीली हम 3 गुणे 1 कर सकते हैं, 3 हो जाएगा। 6 का करेंगे 6 गुणे 10 कर देंगे। 8 का करेंगे 8 गुणे 100 कर देंगे। क्यों 100 कर रहे हैं, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 8 है, ठीक है। 5 का करेंगे 5 गुणे, क्योंकि 1000 के स्थान पे है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। ये हो गया मेरा स्थानीय मान निकाल। प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, इतना मत सोचिएगा कि कितनी तेजी बता रहे हैं तो मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन का प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह आपको कराऊंगा, तो उसकी बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। अच्छा, अब जाति मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। जाति मान जिस संख्या का अंक जाति मान पूछा जाता है उसका जाति मान वह संख्या स्वयं होती है। जैसे कि मुझे 5, 8, 7, 6 में 7 का जाति मान पूछेगा तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 होगा। 8 का जाति मान पूछेगा तो 8 होगा। 5 का जाति मान पूछेगा 5 होगा। मतलब जिस संख्या का जाति मान पूछता है वो संख्या स्वयं उस संख्या की क्या होती है, जाति मान होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है ना आपको, हाँ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक टॉपिक लास्ट टॉपिक जो इसका बच्चा है, थोड़ा सा ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 5342 का बेस कितना है, 10 है, को 5 की आधार वाली संख्या के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 की आधार वाली संख्या के रूप में बदलना है ना, तो क्या करो 5 से भाग दे दो। सबसे पहले 5 से भाग दोगे तो शेषफल 2 बचेगा, जो शेषफल बचे उसको लिखते चलो, ठीक है। फिर क्या करोगे 5 से भाग दोगे तो फिर कितना बचेगा, शेषफल 3 बच जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा ना, देखो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया मेरा, 3 बच गया। फिर 5 से भाग दोगे तो फिर शेषफल 2 बच गया। फिर 5 से 8 को भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 5 को भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो उस कंडीशन तक भाग देते हैं जब तक मेरा शेषफल क्या आ जाता है, 0 ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर दे दिए भाग, जिस भी रूप में बदलने का रहेगा, अगर 4 की घात के रूप में, बेस के रूप में खाता तो 4 से भाग देते हैं और शेषफल को लिखते चलते हैं। और ये जो शेषफल होता है ना, इसको नीचे से ऊपर की दिशा में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि इसका अगर मैं घात बेस के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 3 2 3 3 2, और इसका बेस कितना 10 दिया तो 10, 5 के बेस के रूप में लिखना होता है तो 5 लिख दिए। 4 के बेस के रूप में लिखना होता है तो 4 लिख देते हैं। बस बहुत ही जी ऐसी चीज़ों को करते हैं। ये चीज़ कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में